हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 12th फेल को। मूवी की शुरुआत में हम चंबल में एक मनोज नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर की छत पर छुपके से पर्ची बना रहा था ताकि एग्जाम में चीटिंग कर पाए। तभी उनके घर में एक पोस्टमैन आकर मनोज से कहता है कि तुम्हारे पापा सस्पेंड हो गए हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी ऑफिसर की बात नहीं मानी और ऊपर से उन्हें चप्पल से भी मारा है। तभी मनोज की दादी उस पोस्टमैन को पकड़ लेती है और मनोज के बड़े भाई से कहती है कि जल्दी से बंदूक लेकर आ, आज इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा। तभी पोस्टमैन डरते हुए कहता है कि ओए बुढ़िया, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैनेजर साहब ने उन्हें साइन करने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी ने इसमें घोटाला किया है तो मैं साइन नहीं करूंगा, और चप्पल से उनकी कुटाई भी कर दिया, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। तभी दादी कहती है कि मेरे बेटे ने सही काम किया है, वो गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहां पे मनोज के पापा कहते हैं कि मैं कोर्ट में जाकर केस करूंगा, इसके लिए मुझे शहर में जाना पड़ेगा और मुझे पैसा भी चाहिए। तभी मनोज की माँ बोलती है कि तुम्हारे ईमानदारी के चक्कर में हमको खाना नसीब नहीं होगा। तभी मनोज की दादी कहती है कि मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि मनोज के पास काफी सारे पर्चियां हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी चीटिंग करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तभी वहां पे मास्टर जी आकर बोलते हैं कि तुम लोगों ने पिछले साल भी चीटिंग किया था लेकिन फिर भी फेल हो गए, तुम लोग बेहद ही ज्यादा गधे हो, इसलिए इस बार मैं बोर्ड में लिखूंगा जिससे तुम लोग आसानी से लिख पाओगे। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम के बीच अचानक डीएसपी साहब कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि इधर क्या चल रहा है। तभी प्रिंसिपल वहां आकर कहते हैं कि थोड़ा साइड में आइए, मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि साहब, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, ये बच्चे पास होकर कहीं ना कहीं नौकरी पा जाएंगे जिससे सब खुश रहेंगे और आप खुश होने के लिए थोड़ा पैसे ले लीजिए। और कहता है कि विधायक जी से हमारा जान पहचान है और हमारा स्कूल के रेपुटेशन का भी सवाल है, लेकिन वो डीएसपी उसकी कोई बात ना सुनकर उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। तभी मनोज भी ये सब देख रहा होता है। फिर मनोज के पापा शहर चले जाते हैं कोर्ट में केस करने के लिए, जिस वजह से इनके घर में खाने की लाले पड़ने लगे, जिसके लिए मनोज और उसका भाई ट्रैक्टर चलाने लगे। वो लोगों के सवारी बिठा के थोड़ी बहुत पैसे कमाने लगे, लेकिन इन चीजों से विधायक जी काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि मनोज का परिवार छोटी जाति का था। तो झूठे केस में उन्हें फंसाकर पुलिस से अरेस्ट करवा लेते हैं और पुलिस वाले मनोज के भाई को बहुत मारते हैं। तभी मनोज गुस्से से कहता है कि मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुम्हें कहीं अकेला देखकर मार दूंगा। तभी पुलिस वाला उसे कहता है कि जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर कहीं से बंदूक लेकर आ और मुझे मार दे, वरना मैं तेरे भाई को मार डालूंगा। लेकिन तभी मनोज अपना दिमाग लगा के डीएसपी के घर में जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है और डीएसपी साहब को देखकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं, जिससे उन्हें मनोज और उसके भाई को छोड़ना पड़ता है। मनोज डीएसपी साहब से काफी इम्प्रेस था क्योंकि वो काफी ईमानदार थे और उनके पास बेहद ज्यादा पावर था, जिससे सभी लोग उनकी बेहद इज्जत करते थे। मनोज डीएसपी साहब को कहता है कि सर जी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। डीएसपी साहब कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें चीटिंग को छोड़कर मेहनत करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद उस डीएसपी साहब का किसी और जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका कहा एक एक शब्द मनोज के दिमाग में बैठ गया था। वो जब 10th के एग्जाम देने जाता है तब वहां पे सारे स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे थे, लेकिन मनोज चीटिंग नहीं करता, जिस वजह से पूरे क्लास के बच्चे 1st डिवीजन लाते हैं और सिर्फ मनोज ही ऐसा था जो कि 3rd डिवीजन लाता है। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मेहनत एक दिन उसे कामयाब बनाएगा। ऐसे ही वो ईमानदारी से मेहनत करके अपने गांव से बीए क्लियर कर लेता है। फिर उसे डीएसपी का एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी दादी उसे अपने पास बुलाकर उसे कुछ पैसे देते हैं जो कि उन्होंने कई सालों से जमा करके रखी थी। वो मनोज से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर डीएसपी बनेगा। फिर मनोज थोड़ा बहुत पैसे लेकर इलाहाबाद पहुंच जाता है, लेकिन बस में उसकी पूरी सामान चोरी हो जाता है और उसके सारे पैसे भी चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद उसे एक कोचिंग सेंटर से पता चलता है कि फिलहाल डीएसपी का एग्जाम बंद है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वो एग्जाम को कुछ दिनों के लिए रद्द कर रहे हैं। बेहद दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और जब उससे भूख और बर्दाश्त नहीं होती तब वो एक ढाबे में जाकर कहता है कि साहब, मुझे कुछ खाना खिला दो और बदले में मुझसे कोई भी काम करवा लो। वो आदमी काफी अच्छा था तो वो उसे फ्री में खाना खिलाता है, मगर उसे काम कराने के लिए मना कर देता है। तभी उसे होटल मालिक से बात करते हुए एक सुंदर नाम का लड़का उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि भाई, मेरा भी डीएसपी का एग्जाम रद्द हो गई है तो मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम भी चले जाओ। लेकिन मनोज उसे कहता है कि नहीं भाई, मैं घर नहीं जा सकता, मेरे घर वाले मेरे ऊपर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तभी सुंदर के पास उसके पापा का कॉल आता है जो उसे कह रहे थे कि तू दिल्ली चला जा और उधर से तू यूपीएससी की तैयारी कर, तू इससे भी बड़ा ऑफिसर बन सकता है। सुंदर अपनी बाप का बात मानता है और मनोज से कहता है कि भाई, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी का तैयारी करने, तूने कभी आईएएस और आईपीएस का नाम सुना नहीं क्या? ये डीएसपी से भी बड़ा पोस्ट होता है,
ये सुनकर मनोज को एक उम्मीद दिखता है। वो सुंदर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जो भी काम बोलोगे मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है और बड़ा ऑफिसर बनना है। जिसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। लेकिन जब मनोज वहां पे उसके जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता है तो वो काफी डर जाता है और सुंदर से पूछता है कि भाई ये हमसे हो पाएगा क्या। मनोज इधर काफी परेशान होता है। उधर एक चाय वाला होता है जो उनके पास आकर बोलता है कि भाई आप लोग परेशान मत हो, इधर गौरी भैया रहते हैं जो कि इस बार जरूर IAS बन ही जाएंगे, हमें उन पे काफी भरोसा है, उनके पास जाइए, उनसे आपको काफी सीखने को मिलेगा। इधर गौरी भैया के पास काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनसे सजेशन लेने के लिए। उधर वो दोनों भी जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके जैसा बहुत से गरीब स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं। तभी मनोज उससे पूछता है कि भैया अगर मुझे कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा देते तो मैं आगे की पढ़ाई कर पाता। तभी गौरी भैया कहते हैं कि मैं जब पढ़ने यहाँ पे आया था तब मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे, जिसके लिए मुझे 3 साल तक झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा। तू ऐसा कर पाएगा क्या? फिर मनोज को एक लाइब्रेरी में जॉब मिला। उसका काम था झाड़ू पोछा करना और टॉयलेट वगैरह साफ करना। फिर हम देखते हैं रिजल्ट का दिन, जहां पे गौरी भैया का UPSC क्लियर नहीं होता, जिससे सुंदर सोचता है कि अब पार्टी बदलने का टाइम आ चुका है। उस साल एक इंग्लिश मीडियम के बंदे ने टॉप किया था तो सुंदर उसकी टीम में चला जाता है और मनोज रह जाता है गौरी भैया के पास। यहाँ पे गौरी भैया हार नहीं मानते और उनसे कहते हैं कि अरे मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम में से किसी एक भी क्लियर हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा हो गया है। फिर मनोज का प्रीली क्लियर हो जाता है। वो सभी काफी खुश थे, सुंदर भी उसके लिए काफी खुश था। फिर हम देखते हैं कि एक कैफे में उनकी गेट टुगेदर चल रहा था, जहां पर रिसेंटली UPSC क्लियर किया हुआ एक ऑफिसर था। वो बाकी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बारे में बता रहा था। तभी मनोज वहां पे चाय लेकर आता है तो ऑफिसर मनोज को छोटू कहकर पुकारता है। तभी सुंदर कहता है कि सर ये चाय वाला नहीं है, ये भी UPSC की तैयारी कर रहा है। ऑफिसर कहता है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितने भी बुरे परिस्थिति में हो। ये सुनकर मनोज को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद मनोज मेन एग्जाम के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और उन्हें थोड़े पैसे देकर कहता है कि मैं बाकी पैसे EMI के थ्रू चुका दूंगा, इसके लिए मुझे इसी कोचिंग सेंटर में कोई काम दिलवा दो। वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिलहाल तुम जाकर फोटो फ्रेम लगाओ, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तभी उस लड़की के पास और भी क्लाइंट्स आए थे तो वो उनके साथ बात करने में बिजी हो जाती है। तभी मनोज आकर बोलता है कि मैडम इस फोटो फ्रेम में जो है इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, इसने तो कोई कोचिंग नहीं ली है। तो वो मैडम अंदर जाकर बोलती है कि तुमको क्या इतनी पड़ी है, एड्स में जो एक्टर्स पान खाते हैं तुमको क्या लगता है वो सच में खाते हैं क्या? तभी श्रद्धा और उसके पापा भी आकर पूछते हैं कि क्या ये बंदा इधर से पास आउट नहीं हुआ है क्या? इसके बाद मनोज उनके पास जाकर उनको सब सच सच बता देता है। तभी श्रद्धा मनोज से पूछती है कि तुम भी एग्जाम दे रहे हो क्या और तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? तो मनोज बोलता है कि मैंने खुद से पढ़ाई की है। मनोज तो उस लड़की को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि पहली बार उस लड़की ने मनोज का नाम पूछा था और सेल्फ स्टडी को लेकर भी अप्रिशिएट किया था। तभी एक दिन ऐसा होता है कि मुखर्जी बाजार में जहां मनोज एक लाइब्रेरी में जॉब कर रहा था, वहां पर वही लड़की पढ़ने के लिए आती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप होने लगी। लेकिन मनोज की वो सच्चाई श्रद्धा को पता लगने लगा था कि वो दिन में लाइब्रेरी में जॉब करता है और रात में पढ़ाई करता है। फिर मनोज और श्रद्धा बात करके एक कोचिंग सेंटर में भर्ती होते हैं। फिर हम दिव्या कार्ती सर का सीन देखते हैं। सब लोग उनके मधुर शब्द बेहद ध्यान से सुन रहे थे और इतना अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। फिर धीरे धीरे मनोज का डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरी वालों ने मनोज से कहा कि तू चोर है, तूने रद्दी बेच के कम पैसे दिए हैं, और ये बोल के उसको जॉब से निकाल दिया। फिर मनोज एक आटे की चक्की में काम करने लगा और उधर ही पढ़ने लग गया था, पर सुंदर उसके साथ ही था क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त है। फिर उनका एग्जाम होता है तो मनोज बेहद अच्छे से एग्जाम देता है। लेकिन उसका दोस्त पूछता है कि ये सवाल का जवाब तूने क्या दिया? तो मनोज बोलता है कि ये टेररिज्म के बारे में था तो मैंने इसको अच्छे से लिखा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ये टेररिज्म के बारे में नहीं, टूरिस्ट के बारे में था, पहले अंग्रेजी सीख ले और तू इस एग्जाम में जरूर फेल होगा। इसके भीतर मनोज ने श्रद्धा को प्रपोज भी कर लिया, पर श्रद्धा ने मनोज से कहा कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं आया है। एग्जाम क्लियर ना होने पर मनोज अपने घर जाकर देखता है कि उसका घर का हालत बद से बदतर हो गया है। उसकी दादी भी मर गई और उसका पापा अभी भी कोर्ट में ही पड़े हैं और उनका खाने के वांदे भी आने लगा था। तभी मनोज की माँ उसे बोलती है कि बेटा मनोज, तू ये सब की चिंता मत कर, और कहती है कि तू फिर से कोशिश कर और इस बार अफसर बनके ही वापस आना, नहीं तो तेरी दादी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि तेरी दादी ने कहा था कि मैं मर जाऊं तो उन दोनों को कुछ मत बताना, क्योंकि वो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद मनोज के अंदर आग लग गई और वो जोरदार पढ़ने लगा और बेहद ज्यादा फोकस करने लगा और वो श्रद्धा को भी अपने से दूर रख रहा था। तभी श्रद्धा उससे कहने लगी कि तुम इतने गुस्से से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो मनोज बोलने लगा कि मुझे अब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना है, और ये कह के मनोज चला जाता है। श्रद्धा मनोज की ये बात सुनकर उसे समझाती है कि तुम एक आटा चक्की
चालाकी में काम करके कभी सक्सेस नहीं बन सकते। अगर तुम दिन भर यही काम करते रहोगे तो पढ़ोगे कब। और मनोज को श्रद्धा कुछ पैसे देती है, पर मनोज मना कर देता है और कहता है कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो इस बारे में। पर यूपीएससी इतना इजी नहीं था, इसलिए मनोज फिर से फेल हो जाता है। और एक रात वो लोग बैठकर चाय पी रहे थे, पर सुंदर बेहद गुस्सा होता है कि मनोज हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसको यूपीएससी का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बंदा आज फेल हो रहा है उसके पास एक लड़की भी है। इसके वजह से सुंदर मनोज का इंसल्ट करता है और सुंदर मनोज से कहता है कि तुझसे ये एग्जाम ना हो पाएगा क्योंकि तेरे पास श्रद्धा है, और जिसके पास इतना सुंदर लड़की है वो पढ़ कैसे पाएगा। और कहता है भाई हकीकत में आ जा, इस तरह की सुंदर लड़की तेरे पे क्यों डोरे डालेगी। अगर तू कुछ साल बाद चपरासी या नौकर बन जाएगा तो ये लड़की और किसी लड़के के साथ निकल जाएगी। फिर श्रद्धा रोते हुए वहां से चली जाती है तो उसके पास मनोज जाता है तो श्रद्धा कहती है कि मनोज, तुमने एक बार मुझे प्रपोज किया था और कहा था कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो तुम जमीन आसमान एक कर दोगे। और श्रद्धा कहती है हाँ आई लव यू टू, चलो अभी जमीन आसमान एक कर दो। और कहा यूपीएससी निकाल के दिखाओ। तो मनोज और मेहनत से पढ़ने लगा, लेकिन कितना भी पढ़ ले अगर वो दिन भर काम करेगा तो पढ़ कैसे पाएगा। तो उसके गौरी भाई आके मनोज से कहते हैं तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आज से तेरा सारा काम मैं कर लूंगा। और कहते हैं कि तुम दिन टाइम का खाना अच्छे से खाओ और पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दो, अगर तुम पास हो गए तो ये हमारे जैसे बहतों की जीत होंगी। मनोज ईमानदार होने के वजह से पहले तो मना करता है, पर गौरी भैया के ज्यादा जिद करने पर वो मान जाता है। इसके बाद मनोज जोर शोर से पढ़ने लगा और श्रद्धा भी उसकी जीएफ होके उसका अच्छे से साथ दे रही थी। और ऐसे करते करते मनोज एग्जाम में पास हो जाता है और सुंदर से फोन लेता है। घर में फोन करने के लिए सुंदर उससे कहता है मैंने आज तक यूपीएससी पास नहीं कर पाया, और जिस बंदे को यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता वो कैसे पास कर लिया। तो मनोज सुंदर से कहता है कि तुम जेलस मत फील करो क्योंकि तुम्हारा यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं था, तुम तो अपने पापा के वजह से एग्जाम दे रहे थे, आपको तो टीवी में आने का शौक है। और ये कह के मनोज चला जाता है। पर सुंदर मनोज से जल गया था, इसलिए गुस्से में वो श्रद्धा के घर में कॉल करके कहता है कि तुम्हारी लाडली बेटी मुखर्जी नगर के एक बंदे के साथ चक्कर चला रही है। फिर श्रद्धा के पापा श्रद्धा को बहुत डांटे, लेकिन श्रद्धा ने अपने पापा को मना लिया क्योंकि उसका भी इंटरव्यू था, क्योंकि उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो श्रद्धा मनोज दोनों मिलके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। पहले दोनों नहा धो के सुंदर के पास जाते हैं और मनोज कहता है तूने मेरे लिए बहुत किया है, इसलिए थैंक्स भाई, और तेरे वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया। तो सुंदर भी पिघल के उसको सॉरी बोलता है। फिर उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में मनोज और श्रद्धा इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तभी श्रद्धा ने मनोज को एक लेटर दिया। फिर मनोज की इंटरव्यू की बारी आती है और मनोज बहुत डरा हुआ था। उसको इंटरव्यूअर पूछे कि तुमने 10th क्लास में 3rd डिवीजन से पास किया है और 12th में तुम फेल भी हो गए थे, तो इसका क्या कारण है। तो मनोज उनको अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मेरे स्कूल में सब चीटिंग करके पास हो जाते थे, इसलिए उसे यूपीएससी क्लियर करने में दिक्कत हुई। वो लोग जब जानते हैं कि मनोज के स्कूल में सब चीटिंग करते हैं और मनोज 10th तक चीटिंग करके पास हुआ है, तो वो लोग मनोज को 2 मिनट के लिए बाहर भेज देते हैं। तो मनोज जाकर श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी पढ़ता है। तो श्रद्धा ने उसमें लिखा था कि तुम आज यूपीएससी पार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमको सच में बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, और कहती है कि तुम आटा चक्की का काम भी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद मनोज भी कॉन्फिडेंस हो गया और अगली बार जब उसको बुलाया गया तो वो हर जवाब का अच्छे से जवाब देता है। पर इंटरव्यूअर उसके कुछ बातों से एग्री करते हैं, पर कुछ बातों से एग्री नहीं करते। फिर कुछ दिन बाद जब रिजल्ट का वक्त आ चुका था तो मनोज रिजल्ट देखने से डर रहा था। तो श्रद्धा उसे खींच के ले जाती है कि हम बस रिजल्ट देख लेते हैं। तो वो जब रिजल्ट देखते हैं तो मनोज सिलेक्ट हो चुका है और उसके सारे फ्रेंड्स बेहद खुश थे और उसके सारे फैमिली और गांव वाले भी जश्न मनाते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो